नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ड्यू वाले पर द स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में जहां पे आज हम बात करने वाले हैं वुमेन इन पॉलिटिक्स इन इंडिया कॉन्सेप्ट एंड डिबेट के यूनिट नंबर 1 के बारे में। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा। आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 1, जिसमें हम पैट्रियार्की एंड फेमिनिज्म के बारे में समझेंगे, सेक्स और जेंडर, पब्लिक प्राइवेट डाइकोटोमी, पावर और कुछ फेमिनिस्ट थिंकर का व्यू भी लेंगे कि उनका क्या कहना है इस पे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पैट्रियार्की वर्सेस फेमिनिज्म। पैट्रियार्की क्या है? पैट्रियार्की एक सिस्टमैटिक फॉर्म ऑफ मेन डोमिनेंस है जहाँ पे मैन को ये अथॉरिटी है कि वो वुमेन को कंट्रोल करे। उसके लाइफ के अलग अलग डोमेन, चाहे हम बात करें पॉलिटिक्स की, फैमिली की, रिलीजन, मीडिया एंड इकोनॉमी, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करे। ये कोई एक इंडिविजुअल नहीं है जो कि वुमेन के ऊपर कंट्रोल कर रहा है। ये बल्कि पूरा एक सोसाइटी, एक कल्चर है जो कि ऑर्गेनाइज्ड वे में इस चीज़ को कॉन्स्टेंटली प्रिविलेज कर रहा है और इसको प्रमोट कर रहा है। ये एक तरीके से पूरा सिस्टम है, पूरा एक स्ट्रक्चर है जो कि ये इंश्योर करता है कि मैन का कंट्रोल रहे वुमेन के ऊपर। चाहे हम बात करें अनइक्वल डिवीज़न ऑफ लेबर की, जो कि हाउस होल्ड में होता है, ज़्यादातर जो काम है वो वुमेन्स करती हैं। वेज गैप की बात करें या फिर हम बात करें कि लीडरशिप रोल में उनका अंडर रिप्रेजेंटेशन है। लॉ और कस्टम भी वुमेन के ऑटोनॉमी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। कल्चर नैरेटिव जो कि ये ग्लोरीफाई करते हैं कि मेल बेटर हैं और वुमेन उनसे कम हैं। बेल हुक्स एक जो प्रोमिनेंट फेमिनिस्ट थिंकर हैं, उन्होंने कहा पैट्रियार्की हैज़ नो जेंडर। पैट्रियार्की का कोई जेंडर नहीं है, ये एक सिस्टम है। अब वहीं पे हम बात करें फेमिनिज्म की, तो फेमिनिज्म एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी है और एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी है, जिसका जो मेन एम है वो है पैट्रियार्की को डिसमेंटल करना और इक्वालिटी और जस्टिस को प्रमोट करना सभी जेंडर के लिए। यहाँ पे ना ही फीमेल की बात हो रही है, ना ही मेल की बात हो रही है, सभी जेंडर के लिए। ये क्वेश्चन करता है कि जो जेंडर रोल्स है वो उसको नेचुरलाइज़ किया जा रहा है कि ये तो नेचर द्वारा बनाया गया है, ये नेचुरल है। जबकि ऐसा नहीं है, ये हमारा सोशल अरेंजमेंट है। इस चीज़ को ये फेमिनिज़्म जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वो क्वेश्चन करता है। फेमिनिज्म इज़ नॉट मोनोलिथिक। इसका क्या मतलब है कि ये कोई फिक्स्ड फ्रेमवर्क नहीं है, फिक्स्ड चीज़ नहीं है। ओवर द टाइम ये इवॉल्व होता रहा, अलग-अलग लोगों ने फेमिनिज्म के अलग-अलग कॉन्सेप्ट दिए, अपने तरीके से लोगों ने उसको डिफाइन किया। फेमिनिज्म के कुछ टाइप्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे जो हमारे पहले फेमिनिज्म का टाइप है वो है लिबरल फेमिनिज्म। इनका मानना है कि हमें लीगल इक्वालिटी चाहिए, सभी इंडिविजुअल के पास सेम राइट हो, एजुकेशन का, वर्क प्लेस पे कुछ रिफॉर्म्स हो। इनका जो मेन एम है कि वुमेन्स और मैन में इक्वल लीगल राइट्स हों, वुमेन्स को भी ज़्यादा एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मिले। इनका जो मेन फ़ोकस है वो है कि एग्ज़िस्टिंग लीगल और पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को ही रिफ़ॉर्म किया जाए, उसमें चेंजेस किए जाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो जेंडर इनइक्वालिटीज़ है उसको कम किया जाए। अगले जो हमारे फेमिनिज़्म का टाइप है वो है रेडिकल फेमिनिज़्म। इसका मानना है कि जो पैट्रियार्की है वो डीपली रूटेड है, वो एक तरीके से पूरा सिस्टमैटिक फ़ॉर्म है ऑपरेशन का। तो रेडिकल फेमिनिज्म लीगल रिफॉर्म्स को या फिर लीगल रिफॉर्म्स या चेंजेस के बारे में ना बात करते हुए इस चीज़ को पूरी तरीके से हटाने की बात करते हैं। यानी कि इनका इनका मानना है कि पैट्रियार्की एक इशू है जो कि केवल ना ही इनइक्वालिटी को बल्कि एक सिस्टमैटिक पावर स्ट्रक्चर को भी गवर्न करती है। इनका मानना है कि हमें पूरी तरीके से पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर को डिसमेंटल कर देना चाहिए। वहीं पे अगर हम प्रीवियस वाले से कंपैरिजन करें लिबरल फेमिनिज्म से, तो उनका मानना था कि लीगल रिफॉर्म्स हमें करने चाहिए उसी सिस्टम में जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगला जो हमारा फेमिनिज्म है वो है मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि जेंडर इनइक्वालिटी को कैपिटलिज्म से इन्होंने लिंक किया।
इन्होंने क्लास एक्सप्लोरेटेशन और अनपेड लेबर को भी एक्सप्लोर किया, उसके ऊपर अपना क्वेश्चन रेज़ किया। इनका फ़ोकस ये रहा है कि जो सोसाइटी है, जो उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, वो कहीं न कहीं कैपिटलिस्ट द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, जो कि एक मेन रीज़न है वुमेन के इस कंडीशन के लिए। उनका मानना था कि जो हमारा कैपिटलिज़्म है, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है पैट्रियार्की का। और जो अनपेड लेबर है, क्योंकि ज़्यादातर जो काम होता है वुमेन्स का वो अनपेड होता है। उसके बारे में जैसे कि घर का जो पूरा काम है, वो सारा जो काम है वो वुमेन करती है और उसके लिए उसे कोई भी पैसे नहीं मिलते हैं, वो पेड नहीं होता है। तो ये जो अनपेड लेबर है वो कैपिटलिज़्म के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कैपिटलिज़्म इस बात को इंश्योर करते हैं कि पैट्रियार्की मेंटेन रहे। तो इनका जो ये मेन थॉट है। अगला है जो हमारा वो है पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज़्म। ये जो हमारा फेमिनिज़्म है वो जनरली स्टार्ट हुआ है कॉलोनिज़्म के समय। इन्होंने हाइलाइट किया कि किस तरह से जो वेस्टर्न डोमिनेंस है और कॉलोनिज़्म है, उसने जेंडर रोल को शेप किया है ग्लोबल साउथ में। तो ये एक तरीके से एक रीजन बेस्ड है कि ग्लोबल साउथ में ज़्यादातर इस चीज़ को प्रमोट किया गया है। इस तरीके के फेमिनिज़्म को पोस्ट कॉलोनिज़्म जो फेमिनिज़्म है वो एग्ज़ामिन करते हैं कॉलोनिज़्म, इम्पीरियलिज़्म और वेस्टर्न हेजेमोनी को, जिसने कि ग्लोबल साउथ के रीजन्स में जेंडर रोल को शेप किया। इनका ये भी मानना है कि जो वेस्टर्न फेमिनिस्ट थियरी है वो यूनिवर्सल नहीं है, बल्कि वो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देती है। जब हम बात करते हैं कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ की, तो ये इनका मेन फोकस रहा है। अगर हम बात करें इन चीज़ों को समराइज़ करें तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं। लिबरल फेमिनिज्म, लीगल इक्वालिटीज़ और इंडिविजुअल राइट्स, एजुकेशन और वर्क प्लेस रिफॉर्म की बात करते हैं। वहीं पे रेडिकल फेमिनिज्म कहते हैं कि पैट्रियार्की डीपली रूटेड है, सिस्टमैटिक फॉर्म ऑफ ऑपरेशन है लाइफ के सभी स्फीयर में। मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट फेमिनिज्म की बात करें तो ये जेंडर इनइक्वालिटीज़ को कैपिटलिज्म से लिंक करते हैं, क्लास एक्सप्लॉयटेशन एंड अनपेड लेबर से। दलित फेमिनिज्म की बात करें तो ये अपर कास्ट को क्रिटिसाइज़ करते हैं। इंडियन फेमिनिज्म में समवन का जो डोमिनेंस है और जो कास्ट और जेंडर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, उसको ये क्वेश्चन करते हैं। पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म की बात करें तो ये कॉलोनिज़्म और वेस्टर्न डोमिनेंस किस तरीके से ग्लोबल साउथ में जेंडर रोल को शेप कर रहा है, उसके ऊपर बात करता है। तो ये था एक समराइज़ फॉर्म सभी फेमिनिज़्म के टाइप्स का। अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक पे, जो है सेक्स वर्सेस जेंडर। सबसे पहले बात करेंगे सेक्स क्या होता है। सेक्स एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, या फिर हम कहें ट्रेट्स, या फिर हम कहें कि कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि ह्यूमन मेल है या फीमेल है या फिर इंटरसेक्स है। इसमें हम फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बात करें तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्रोमोसोम्स, हार्मोन लेवल्स, ये सारी चीज़ें हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात है नोट करने वाली कि इवन बायोलॉजिकल जो सेक्स है वो फिक्स नहीं है, या फिर हम कहें बाइनरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें इंटरसेक्स इंडिविजुअल भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे मेल और फीमेल के दोनों के प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हम बता सकते हैं कि यहाँ पे ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सेक्स इटसेल्फ, जो कि एक नेचुरल है, बायोलॉजिकल है, वो भी मोर फ्लूइड टाइप का है, ना कि फिक्स्ड या फिर हम कहें बाइनरी है। अब जेंडर की बात करें तो जेंडर एक सोशली कंस्ट्रक्ट आइडिया है या कॉन्सेप्ट है, हम कहें। इसमें हमारे रोल, हमारे बिहेवियर, नॉर्म्स, एक्सपेक्टेशन और आइडेंटिटी, जो कि सोसाइटी द्वारा हमें असाइन किए जाते हैं। जैसे कि हमें कौन से कपड़े पहनने चाहिए, एक लड़के के लिए कौन-सा कपड़ा सही है, एक लड़की के लिए कौन-सा कपड़ा सही है, किस तरह हमें इमोशनल होना चाहिए, हमारी नर्चरिंग कैसी होनी चाहिए। जैसे कि वुमेन इमोशनल होते हैं, मेन स्ट्रॉन्ग होते हैं। और क्या काम आदमियों के लिए है, क्या काम औरतों के लिए है। अब ये जो रोल्स हैं, ये हमें सोसाइटी बताती है, हमें हमारी कम्युनिटी, हमारी फैमिली बताती है। ये हमें नेचुरली नहीं मिले हैं। जैसे एक चाइल्ड पैदा होता है, तो उसे अलग-अलग तरीके के
चीज़ों में, उसे अलग-अलग कंडीशंस में ये बताया जाता है कि वो वुमेन है, वो मैन है, वो बॉय है, वो गर्ल है। टॉयज़ के द्वारा, लैंग्वेज के द्वारा, स्कूलिंग, मीडिया, फैमिली, सभी लोग इस हमारे टॉपिक जेंडर, इस कॉन्सेप्ट को एनफोर्स करते हैं। उसे अ, अलग-अलग तरीकों से ये बताते हैं कि तुम लड़का हो, तुम लड़की हो। अगर हम यहाँ पे क्लियर डिफरेंस देखना चाहें तो यहाँ पे ये सेक्स हमारा बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट है, वहीं पे जो जेंडर है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल है। जो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंसेस हैं सेक्स को लेकर वो है एनाटॉमी, क्रोमोसोम्स, हार्मोन्स, ये हमें डिफरेंस करते हैं। वहीं पे अगर हम जेंडर में डिफरेंसेस की बात करें तो हमारे कल्चरल नॉर्म्स, एक्सपेक्टेशन, सोशलाइजेशन। फिक्स्ड या फ्लूइड की बात करें तो जनरली बर्थ फिक्स्ड होते हैं एट अ बर्थ, जो कि चेंज नहीं हो सकते हैं। हम बात करें सेक्स की, और जेंडर की बात करें तो ये फ्लूइड है, वेरीज करता है अलग-अलग टाइम्स में, अलग-अलग कल्चर्स में, अलग-अलग इंडिविजुअल्स में, कि कौन किस तरीके से रहना चाहता है। एग्जाम्पल्स की बात करें सेक्स के तो क्रोमोसोम्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये कुछ पार्ट्स हैं जो हमें डिफरेंशिएट करने में मदद करते हैं। वहीं पे अगर हम जेंडर की बात करें तो हमारे क्लॉथिंग से, हमारी बिहेवियर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ये हमें पता चल जाता है कि कौन बॉय है, कौन गर्ल है, कौन आदमी है, कौन औरत है। अगर हम बात करें कि क्या ये चेंजेबल हैं तो अब इसके अगर हम सेक्स की बात करें तो ये लिमिटेड है, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमें इंटरसेक्स वेरिएशन ज़रूर देखने को मिलते हैं। और जेंडर की अगर बात करें तो ये बिल्कुल चेंज किया जा सकता है। हमें ज़रूरत है अवेयरनेस की और रेजिस्टेंस की। इस फिगर्स में भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे सेक्स और जेंडर 2 अलग-अलग कॉन्सेप्ट हैं। जनरली हम इनको एक साथ यूज़ कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ही इनमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। अ, वन इज़ नॉट बोर्न बट रेदर बिकम्स वुमन। ये कहना था एक फ्रेंच फेमिनिस्ट साइमन de Beauvoir का, जिन्होंने इस कोट के साथ ये बताया कि कोई वुमन पैदा नहीं होता है बल्कि बन जाता है। वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने इस कोट से कि किस तरह से जेंडर और जो हमारा सेक्स है वो अलग-अलग है। एक सिंगल कोट हमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता है कि किस तरीके से जो जेंडर है वो सोसाइटी द्वारा बनाया गया रोल है, कि क्या हमें पहनना चाहिए, किस तरह हमें बात करना चाहिए, किस तरह हमें बिहेव करना चाहिए। तो ये कोट हमें काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें समझाता है। वन इज़ नॉट बोर्न बट रेदर बिकम्स अ वुमन। अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में, पब्लिक प्राइवेट डाइकोटोमी। पब्लिक प्राइवेट डाइकोटोमी का मतलब है कि हमारे लाइफ को यहाँ पे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये बिल्कुल वैसा है पर्सनल लाइफ, पब्लिक लाइफ। द पब्लिक स्फीयर में हमारे पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, इकोनॉमी, लॉ, ये चीज़ें आती हैं। वहीं पे प्राइवेट की बात करें तो फैमिली, होम, मैरिज, पर्सनल रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें आती हैं। हिस्टोरिकली जो पब्लिक स्फीयर है वो बनाया गया है मैन के द्वारा, वो मैन के लिए बनाया गया है। वहीं पे जो हमारा पब्लिक स्फीयर है वहाँ पे जो सारे काम हैं वो वुमेन्स के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि बात करें पब्लिक स्फीयर की तो वहाँ पे जो डिसीजन हैं वो मैन के द्वारा लिए जाएँगे, पॉलिसीज़ उनके द्वारा बनाई जाएँगी और पावर उनके पास होंगे। प्राइवेट स्फीयर में जहाँ पे सारा काम वुमेन्स को करना है, बच्चों की देखभाल करना हो गया, उन घर का सारा काम करना हो गया, उनको नर्चर करना हो गया और जो भी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल करना। अब फेमिनिस्ट इस चीज़ को बहुत ही क्रिटिसाइज़ करते हैं। उनका कहना है कि ये जो डिवीज़न है वो ना ही नेचुरल है और ना ही हार्मलेस है, बल्कि हार्मफुल है। वुमेन्स को सारा पब्लिक पार्टिसिपेशन ना देकर उन्हें सिर्फ़ प्राइवेट कामों के लिए रखना, ये बहुत ही ज़्यादा पैट्रियार्की को प्रमोट करता है। वुमेन्स के लेबर को डीवैल्यू करना, जैसे कि घर पे जो सारा काम वो कर रहे हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको सोसाइटी रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है। एक्सक्लूड वुमेन फ्रॉम पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, जैसा कि उन्हें पब्लिक स्फीयर से दूर रखा जा रहा है, इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं फेमिनिस्ट थिंकर्स। शील्ड वायलेंस विथिन द होम फ्रॉम पब्लिक अकाउंटेबिलिटी लाइक मार्शियल रेप, डोमेस्टिक अब्यूज़।
इसके साथ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को कम किया जा रहा है और घर में यानी कि उनके प्राइवेट स्फीयर में उनके साथ काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, मैरिटल रेप हो रहा है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उन्हें फेस करनी पड़ रही है और पब्लिक स्फीयर में उसकी कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एक स्लोगन वायरल हुआ, द पर्सनल इज पॉलिटिकल, जो कि फेमिनिज्म के सेकेंड वेव के समय पॉपुलराइज हुआ, जिसने इस चीज़ को चैलेंज किया। इसने कहा कि जो हमारे प्राइवेट स्पेयर्स में हो रहा है जैसे कि हाउस वर्क, पेरेंटिंग, सेक्सुअल रिलेशन वायलेंस, वो एपॉलिटिकल नहीं है बल्कि वो पावर और कंट्रोल के पूरे सिस्टम से बहुत ही ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है और ये बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल है। तो जो पर्सनल हो रहा है पर्सनल स्फीयर में हो रहा है, प्राइवेट स्फीयर में हो रहा है, वो पॉलिटिकल है, पूरी तरीके से पॉलिटिकल है और वो पूरा सिस्टम है जो पावर और कंट्रोल को से चल रहा है। अब ये जो डाइकोटोमी है वो क्यों मैटर करती है? ये जो डाइकोटोमी है या फिर हम कहें जो डिवीज़न है पब्लिक स्फीयर, प्राइवेट स्फीयर का, ये अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है पैट्रियार्की को। क्योंकि ये जस्टिफाई कर देता है अनइक्वल रोल्स और राइट्स वुमेन और के लिए और मैन के लिए, कि जो पब्लिक स्फीयर है वो मैन के लिए बना है, जो प्राइवेट स्फीयर है वो वुमेन्स के लिए बना है। जो वुमेन का साइलेंस है, उनके जो एक्सपीरियंस है, फैमिली वैल्यूज़ या ट्रेडिशन के नाम पे जो उन्हें दबाया जा रहा है, ये सारी चीज़ों को समझना है तो इस डाइकोटोमी को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये और भी चीज़ों को रिवील करने में मदद करता है जैसे कि अनपेड लेबर हो गया, इमोशनल वर्क हो गया, लव या ड्यूटी की बात करें, तो इन सब चीज़ों को अगर आपको समझना है तो इस डाइकोटोमी को समझना बहुत ही ज़रूरी है। फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स इस चीज़ को इस डिवाइड को कोलैप्स करने के बारे में सोचते हैं कि जो ताकि जेंडर जस्टिस को वो अचीव कर सकें और प्राइवेट इश्यूज़ को भी पब्लिक कंसर्न के तौर पे वो ट्रीट कर सकें। तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में जो है पावर। फेमिनिस्ट थियरी में पावर का क्या कॉन्सेप्ट है? ट्रेडिशनली अगर हम बात करें पावर के बारे में तो पावर को समझा जाता था कि एक टॉप टू बॉटम कंट्रोल है, यानी कि जो ऊपर के लोग हैं, हम बात करें गवर्नमेंट की, लॉस की, इलिटरेट्स की, तो ये जो टॉप टू बॉटम कंट्रोल है यानी कि जो ऊपर के लोग हैं वो नीचे के सभी लोगों को कंट्रोल करते हैं। फेमिनिस्ट स्कॉलर आर्ग्यू करते हैं कि पावर ना ही केवल पॉलिटिकल और लीगल है बल्कि हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत ही डीपली रूटेड है। हम किस तरह से इस बोलते हैं, किस तरह से कपड़े पहनते हैं, किस तरह से लोगों से बिहेव करते हैं और रहते हैं, ये सारी चीज़ें इस बात को इंश्योर करती हैं कि पावर किसके पास होगी और उसका इस्तेमाल कौन करेगा। अब अगर हम बात करें कंपैरिजन की कि ट्रेडिशनल व्यू क्या है और जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है वो क्या है पावर को लेकर, तो ट्रेडिशनल व्यू ये कहता था कि पावर गवर्नमेंट, लीगल सिस्टम और फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के पास होता है। जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है वो ये है कि हमारे एवरीडे लाइफ में भी ये पावर डीपली रूटेड है कि हम घर में कैसे रहते हैं, स्कूल में, वर्क प्लेसेस पे, मीडिया में हमें क्या बताया जाता है। ट्रेडिशनल व्यू ये है कि टॉप टू डाउन अथॉरिटी है पावर की, टॉप टू डाउन अप्रोच है। वहीं पे फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ये कहता है कि ये जो पावर है वो ऑपरेट होता है नॉर्म्स के द्वारा, वैल्यूज़ के द्वारा, रिलेशनशिप्स या फिर एक्सपेक्टेशन की वुमेन से क्या एक्सपेक्टेशन है, मैन से क्या एक्सपेक्टेशन है। पावर कैसा दिखता है ट्रेडिशनल व्यू में? तो ये ऑफिशियल है कि पुलिस, पार्लियामेंट, लॉस में हमें पावर देखने को मिलता है। ट्रेडिशनल व्यू ये हमें कहता है। वहीं पे फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव हमें ये बताता है कि ये इनविजिबल है। ये किस तरह से दिखता है? हमारे जेंडर रोल्स में दिखता है, हमारे ड्रेस कोड में दिखता है, हमारे मोरल एक्सपेक्टेशंस में दिखता है। यानी कि ये इस तरीके से नहीं दिखता है जैसा कि हमें ट्रेडिशनल व्यू में बताया जाता है कि कोई लॉ है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ये सज़ा होगी। बल्कि फेमिनिस्ट थिंकर्स ये कह रहे हैं कि ये हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में
देखने को मिलता है कि किस तरीके से हमारे जो जेंडर रोल्स हैं, किस तरह हम कपड़े पहनते हैं, किस तरह हम बिहेव करते हैं। क्या कंट्रोल करता है पावर? ट्रेडिशनल व्यूज़ में ये है एक्शन इन फ्रीडम कि हमारे एक्शन क्या-क्या होंगे, उससे हमें क्या रिज़ल्ट देखने को मिल सकते हैं और हमारी फ्रीडम कितनी है। वहीं पे अगर हम बात करें फेमिनिस्ट व्यू की, तो उनका कहना है कि पावर हमारी आइडेंटिटीज़ को कंट्रोल करता है, बॉडीज़, डिज़ायर, बिलीफ सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है पावर। अब ये ज़रूरी क्यों है? पावर के कॉन्सेप्ट के बारे में हमने पढ़ा कि ट्रेडिशनल व्यू क्या है और फेमिनिस्ट का व्यू क्या है, ये ज़रूरी क्यों है? तो जो फेमिनिस्ट थिंकर्स हैं, उनका मानना है पावर केवल फॉर्मल पॉलिटिक्स या लीगल रिफॉर्म से बहुत ही आगे की चीज़ है। अगर हमें पैट्रियार्की या सेक्सिज्म से फाइट करना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि लोगों को क्या बताया जा रहा है, लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि इन चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन आए, इनमें चेंजेस आए, तो हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा ये जो हमारे डीपली रूटेड आइडिया हैं, आइडेंटिटीज़ के बारे में, नॉर्मेलिटी, मोरालिटी, जो हमें सोसाइटी, हमें फैमिली, हमें कल्चर बता रहे हैं, उन चीज़ों को हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि क्या हमारे लिए ज़रूरी है और क्या नहीं। अब हम बात करेंगे कुछ फेमिनिस्ट थिंकर्स के बारे में कि उनका व्यू क्या है। वैसे तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे फेमिनिस्ट थिंकर को मेंशन किया है, लेकिन मैं यहाँ पे सारे को एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाके इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पहले फेमिनिस्ट थिंकर की, जिनका नाम है निवेदिता मेनन। इनके बारे में आपने सुना होगा। तो ये इंट्रोड्यूस करते हैं कॉन्सेप्ट जेंडर के बारे में, जहाँ पे ये बताते हैं कि एक सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। ये सेक्स वर्सेस जेंडर के डिफरेंशिएशन को काफ़ी अच्छे तरीके से बताते हैं। उसके साथ ही बताते हैं कि किस तरीके से जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो फैमिली हो, स्कूल, रिलीजन, मीडिया, ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं जेंडर रोल्स को रिप्रोड्यूस करने में, पैट्रियार्की को मेंटेन करने में। इन्होंने हाईलाइट किया कि किस तरह से जेंडर इनइक्वालिटीज़ को नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है और उसको बताया जा रहा है कि ये तो बिल्कुल ही नेचुरल है। जैसे कि गर्ल्स को बताया जाता है कि आप शांत रहेंगी, आप सही तरीके से ड्रेस पहनेंगी। ये बायोलॉजिकल नहीं है, ये सोशली कंस्ट्रक्ट है, हमारी सोसाइटी द्वारा बनाया गया है। तो जो मेनन हैं वो फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स को इनकरेज करते हैं कि आप जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसको क्वेश्चन कीजिए और इस चीज़ को देखिए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या आपको सोसाइटी ज़बरदस्ती कराने की कोशिश कर रही है, जो कि नेचुरल नहीं है। तो ये उनके कुछ व्यू पॉइंट्स थे, उनके कुछ थॉट्स हैं। अगले जो हमारे थिंकर हैं वो है वी गीता। तो इन्होंने भी एक कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन दिया है जेंडर थियरी के बारे में कि किस तरह से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये डीपली रूटेड है। किस तरह से जो जेंडर है वो प्राइवेट और इंडिविजुअल मैटर नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल इश्यू है, जो कि पावर और आइडेंटिटी को काफ़ी ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है। तो ये भी डिस्क्राइब करते हैं कि जो पैट्रियार्की है वो डायनामिक है, कॉलोनिज़्म, नेशनलिज़्म, मॉडर्निटी और सोशल रिफॉर्म से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, उससे शेप हुआ है। तो इनके भी काफ़ी सिमिलर व्यू पॉइंट्स रहे हैं। मीरा कोसाम्बी ये एक और फेमिनिस्ट थिंकर हैं। निवेदिता मेनन का एक और बुक है पावर, जिस पे ये पावर के बारे में बात करती हैं कि किस तरीके से अ फौकॉल्ट आइडिया, जो एक थिंकर्स थे, उन्हीं के आइडिया को ये आगे बढ़ाते हुए बताती हैं कि किस तरीके से जो स्टेट है, इंडिविजुअल है, सिर्फ वही पावर को नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन पावर हमारे चारों तरफ हमें देखने को मिलता है, चाहे हम बात करें नॉर्म्स के फॉर्म में, लैंग्वेज के फॉर्म में या एवरीडे प्रैक्टिसेस के फॉर्म में। पावर को प्रोडक्टिव बनाने के लिए आइडेंटिटीज़ को क्रिएट किया जा रहा है, नॉर्म्स को बनाया जा रहा है और किस तरह से लोग रह रहे हैं, इन सब चीज़ों से भी पावर काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हो रहा है और पैट्रियार्की मेंटेन की जा रही है। ऐसे और भी थिंकर्स हैं, बेल हुक्स, जिन्होंने फेमिनिज़्म के बारे में बात की है, अ मूवमेंट टू एंड सेक्सिज़्म, रोज़मेरी डेल्मर
निवेदिता मेनन, इनकी एक और बुक है ताराबाई शिंदे, उमा चक्रवर्ती। तो ये सारी थिंकर्स हैं जिसके बारे में आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये था यूनिट 1 जहाँ पे हमने बात की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि है पैट्रियार्की एंड फेमिनिज़्म, प्राइवेट पब्लिक डाइकोटोमी, सेक्स वर्सेस जेंडर, पावर और कुछ फेमिनिस्ट थिंकर्स के व्यू ही लिए। आई होप आपको समझ आया हो कि यूनिट 1 में हमें क्या-क्या है और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको डीपली एक्सप्लेन कर पाऊँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।